तो जैसे कि आईपीओ का सेशन चल रहा है, कंटिन्यू बैक टू बैक आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं एंड इसके जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 2 से 3 गुना तक के हो रहे हैं। तो सर आपका इसमें क्या व्यू रहेगा, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में चांसेस इस बार एंड प्रोबेबिलिटीज इस बार हाई है लोगों को मिलने के, तो आपका क्या व्यू रहेगा इस आईपीओ पर? देखिए, हमने एक वेबिनार किया था आईपीओस को कैसे ट्रेड करना है और वो हमारे लक्ष्मी श्री के यूट्यूब चैनल पे भी है। तो वहाँ जाके अगर आप रेफ़र करेंगे उस वेबिनार को तो उसमें आप देखेंगे कि हमने लास्ट 100 ईयर्स के ऐसे एग्जांपल्स में से कुछ उठा के स्टडी किए थे। और पिछले 100 साल के अगर एग्जांपल्स आप रेफ़र करें आईपीओस के, तो स्टार्टिंग जो अर्ली ईयर्स थे वहाँ पे लगभग ये सिमिलर पैटर्न था कि पहले 3 से 5 दिन में अगर लिस्टिंग गेंस के साथ लिस्ट हो रहा है तो वहाँ पे बुक कर लें और उसके बाद वेट करें कि कब एंकर इन्वेस्टर निकलते हैं। उसके बाद जब बेस फॉर्मेशन होकर हाइस टूटते हैं तब उन आईपीओस को वापस से अपने पोर्टफोलियो में लाना चाहिए। और अगर जब तक वो आईपीओ हाइस क्रॉस नहीं होते हैं तो उन स्टॉक्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। पीजीईएल एक एग्जांपल है जहाँ 12 साल लग गए आईपीओ का बेस बनने में और अब जाके उसमें ब्रेकआउट आया है। तो इस तरह से अगर देखें, और एक चीज़ होती है कि एक लिस्टिंग के 1 से सवा महीने बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स बाहर निकलते हैं, और रीसेंट एग्जांपल है पेटीएम में, जिस दिन एंकर इन्वेस्टर्स की लॉगिन खत्म हो रही थी पेटीएम गैप डाउन के साथ शुरुआत किया। तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है आईपीओस का, वो यही है कि अगर नीचे लिस्ट हो रहे हैं, लिस्टिंग में लॉस हो रहा है तो तुरंत लॉस बुक करके बाहर होइए। अगर लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं तो 3 से 5 दिन तक उन गेंस को इंटेंसिफाई करने की कोशिश कीजिए और उसको बुक करके उसमें से बाहर होइए। एंकर इन्वेस्टर्स की लॉगिन ख़त्म होने के बाद जब एक मेजर चंक ऑफ सप्लाई आती है वो जब निकल जाए उसके बाद बेस बने और जब बेस का ब्रेकआउट आए तब आपको स्टॉक को वापस से लॉन्ग्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जहाँ तक आप आगे की बात करें, सेबी के जो आईपीओस की पाइपलाइन है जो उन्होंने क्लियर की है वो बहुत लंबी है और बहुत अच्छी पाइपलाइन है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत नेसेंट स्टेज पे एक बड़े बुल मार्केट की तरफ हैं, एक नीश में जो ऑपरेट करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स ज़रूर हैं जो नहीं होने चाहिए, बट नॉनदलेस अगर उनको अप्रूवल मिला और आईपीओ आएगा तो टाइम टू टाइम जब ऐसे आईपीओज आएंगे तो हम उन पर रिकमेंडेशन देंगे कि ये सब्सक्राइब करने के लिए अच्छे नहीं हैं और आपको अवॉइड करना चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ द पाइपलाइन बहुत अच्छी है। और अगर आप मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो जहाँ 1990s के दौर में एक यूएस स्टॉक मार्केट में बूम आ रहा था जहाँ म्यूचुअल फंड एकदम इंडस्ट्री ग्रो की थी, वैसे पिछले 4 से 5 साल में हमारे इधर म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री ग्रो की है। और जो छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप जो 300 से 500 करोड़ के बीच की कंपनियां हैं, ये एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद बहुत तेज़ी से फ्लरिश की हैं। और अब 3 से 5 साल जो लगता है उसके बाद आईपीओज आना या जो सीट प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर वो एग्जिट करने के लिए आईपीओज की डिमांड करते हैं। अब उस स्टेज में हम आने जा रहे हैं और बड़ी पाइपलाइन सेबी ने क्लियर कर रखी है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कीजिए कि ये मार्केट बहुत हद तक ग्रो होगा। अगर आप यूएस मार्केट देखें तो वहाँ 10 से 12 हज़ार स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, वहीं हमारे मार्केट में अभी भी हम 1800-1900 स्टॉक के आसपास लिस्टेड हैं, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम शुरू के 200 या 300 स्टॉक्स में होता है, उसके बाद से हम लिक्विड होते जाते हैं। और पिछले अगर आप 40-50 दिन का डेटा देखें तो एफआईआई ने हैवी सेलिंग की है, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं रहा है जैसे पहले 5-6 हज़ार करोड़ की सेलिंग के बाद हम एकदम से मार्केट मुंह के बल गिर जाता था। आज 35 से 40 हज़ार लगभग 50 हज़ार करोड़ की सेलिंग के बाद भी डीआईएस ने इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल मार्केट की जो थीम है, जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, इनहेरेंट स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से अब आने लगी है। और 1990s का अगर आप दौर पूरे यूएस मार्केट्स का पढ़ें तो वहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट ने रैली की थी और बिगेस्ट बुल मार्केट था यूएस मार्केट्स का, जहाँ मार्केट अपने आप में बहुत ग्रो हुआ था। ना सिर्फ इंडेक्स की रैली की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट अपने आप में पार्टिसिपेंट वाइज बहुत बड़ा ग्रो हुआ था, जो हम उसके नेसेंट स्टेज पे हैं। तो यहाँ से अगले 5 से 8 साल आप मान के चलिए कि जो एफडीज और जो स्मॉल सेविंग या रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स में जो 7 से 8% में पैसा आपने लगा के रखा है उसको निकाल के म्यूचुअल फंड्स में और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने एकदम रीसेंट एग्जांपल देखा होगा तो रिटेल इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई के बीच में जो गैप आता जा रहा है, जो कंसर्निंग है एजेंसीज और गवर्नमेंट के लिए, 12 से 14% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन है। और अगर आप 6 से 8% के फिक्स्ड इनकम्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले वो एलआईसी की पॉलिसीज़ हों या फिर एलआईसी में मैं टर्म प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेगुलर पॉलिसी है, जैसे मनी बैक पॉलिसी है, इस टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं जहाँ फिक्स रिटर्न है 6 से 8% का, आप अपने पैसे को डिग्रो कर रहे हैं क्योंकि 14% इन्फ्लेशन के सामने आप केवल 8% का रिटर्न ले रहे हैं। तो अगेन मैं ये रिएट्रेट करूँगा और इससे ज़्यादा मैं इसको एम्फेसिस नहीं दे सकता हूँ कि ये मार्केट अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। यहाँ से आईपीओज़ की पाइपलाइन, नई कंपनीज़ की लिस्टिंग और अपने आप में जिसको हम कहते हैं मार्केट शेयर अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें समाएंगी। ये मार्केट है जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये एकदम एग्जैक्टली उसी स्टेज में है जहाँ 1990s में
यूएस मार्केट खड़ा हुआ था जो एक्सपोनेंशियली ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ग्रो हुआ था, हम उस स्टेज पे खड़े हैं और हमें यहाँ से ग्रो होना है। तो अब अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट या इस तरह के छोटे स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स हैं उससे निकाल के आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या डायरेक्ट मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू।